ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सामने देखिए। ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं मानता हूँ। ठीक है, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स को और डेवलप करने वाला है या और पता है तो इनहेंस करने वाला है। तो देखिए जरा क्वेश्चन में क्या पूछा और क्या करना है। तो कंसिडर टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस m एंड 2m विच आर कनेक्टेड बाय एन आइडियल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k। तो हम साथ में डायग्राम भी देखते चलेंगे। ठीक है, m और 2m के दो मास के स्प्रिंग ब्लॉक्स गिवन है, दोनों को एक स्प्रिंग से कनेक्ट करके रखें। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है k। द कंप्लीट अरेंजमेंट इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है जहाँ पर स्मूथ फ्रिक्शन नहीं कंसिडर करना। ओके, एट t equal to 0 velocity is 3 मीटर पर सेकंड 6 मीटर पर सेकंड आर गिवन टू m एंड 2m एज शोन फिगर। तो ये t equal to 0 मोमेंट की बात है जहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी दोनों ब्लॉक के पास गिवन है। तो ध्यान से देखोगे पहले तो पता चल रहा है कि भाई ये छोटा मास जो है m, ये 3 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है। 2m मास 6 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है। तो सोचो, कॉमन सेंस लगाएंगे तो पता चलेगा ये पीछे वाले ब्लॉक के पास वेलोसिटी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, ज़्यादा जल्दी से आगे जा रहा है। सीधी सी बात है, नेचुरली इसको हम मानेंगे कि t equal to 0 पर कोई इसमें इलोंगेशन नहीं होगा, कोई कंप्रेशन इलोंगेशन नहीं रहा होगा, है ना, नेचुरल लेंथ में। तो ये 2m मास का ब्लॉक आगे जाने की कोशिश करेगा, स्प्रिंग में कंप्रेशन आने लगेगा, मतलब सबसे पहली इंस्टेंट में स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। पहले होता क्या है, इफ t इक्वल टू t1 एंड t इक्वल टू t2 इज द फर्स्ट टाइम इंस्टेंट्स, मतलब t1 एंड t2 जीरो के अलावा, वेयर block of mass m have maximum velocity and 2m have minimum velocity respectively। मतलब पहली बार m मास के ब्लॉक और 2m मास के ब्लॉक के पास मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी कब होने वाली है। ठीक है, तो मुझे t1 t2 का यदि पता चल जाए तो t1 माइनस 2t2 का मोड मुझे पता करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए अपने। मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक अप्रोच फिक्स रखता हूँ कि ऐसे हम कर सकते हैं। ओबियसली बात है और भी मेथड्स हो सकती है, लेकिन सबसे पहले हमारे पास एटलीस्ट वन मेथड हो, और वो मेथड मैं यूज़ करता हूँ फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ये क्या कहता है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं सिचुएशन को पहले समझने की कोशिश करता हूँ कि मान लो मेरे पास दो ब्लॉक्स हैं, एक का मास हो गया है m, एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, दूसरे मास का ब्लॉक गिवन है 2m। इसके पास इनिशियल वेलोसिटी जो गिवन थी खुद की अपनी, मैं इसको ब्लैक कलर से लिखता हूँ कि ये इनिशियली 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा था आगे, और इसके पास जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी इसके पास है 6 मीटर पर सेकंड। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ मैं बनाता हूँ कि ये सेंटर ऑफ मास है, ये रहा सेंटर ऑफ मास, दिस इज सेंटर ऑफ मास। तो ऑब्वियस सी बात है, सेंटर ऑफ मास भी आगे जा रहा होगा, तो कैन आई फाइंड VCM, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? ऑब्वियसली वी कैन फाइंड। तो बताइए VCM कितना आएगा। मैं डायरेक्टली यदि फॉर्मूला अप्लाई करूँ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो m इंटू 3 मतलब 3m प्लस 6 इंटू 2m मीन्स 12m डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये m1 v1 प्लस m2 v2 वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, सेम डायरेक्शन इसलिए ऐड कर देंगे, डायरेक्शन के साथ कंसिडर किया जा रहा है। m प्लस 2m इज 3m। ध्यान से देखो तो VCM कितना आ रहा है निकल के, 12 3 15 और 3, आई थिंक 5 मीटर पर सेकंड जैसा कुछ तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। एक बार चेक कर लीजिएगा, 12 और 3 15, 15 पे 3 5 3 15 बनने वाला। ओके, तो सेंटर ऑफ मास इज मूविंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन विद स्पीड वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। ओके, तो अब यदि मान लो मैंने ग्राउंड फ्रेम से देखा है, लेकिन अब मैं यदि जाता हूँ सेंटर ऑफ मास की फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस FOR, उसमें क्या होगा, सीधी सी बात है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा। सेंटर ऑफ मास कैसा रहता है, सेंटर ऑफ मास को रेस्ट में लाना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी कंसिडर की जाएगी, ये अपना m मास का ब्लॉक, ठीक है, इसको मेथड को एक बार आप ध्यान से समझ लीजिएगा, फिर हमेशा ऐसे ही करना है। तो अभी मैं डिटेल में बता रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो सकता है वीडियो का, लेकिन ध्यान रखिएगा। तो सीधी सी बात है, ये सेंटर ऑफ मास जो आगे बढ़ रहा था कितनी स्पीड से, ये सेंटर ऑफ मास को मैं एक पर्सन बना दे रहा हूँ, दिस इज सेंटर ऑफ मास, और इसको मुझे रेस्ट में लाना है। तो मेरी मेथड यूँ होती है कि सेंटर ऑफ मास को रेस्ट में लाना है, तो उसके पास जितनी वेलोसिटी है उसकी अपोजिट वेलोसिटी उसके ऊपर दे दो। तो सिंपल सी बात है, सेंटर ऑफ मास को रेस्ट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 मीटर पर सेकेंड मुझे इधर
वेलोसिटी इस पे अप्लाई करनी पड़ेगी सेंटर ऑफ मास पे। भाई सिंपल सी बात है, इसको रेस्ट में लाया तो इसके पास पहले 3 थी, सेंटर ऑफ मास को रेस्ट में लाया तो मैंने सेंटर ऑफ मास की फ्रेम से देखा तो 5 वेलोसिटी अपोजिट में लगानी पड़ेगी। तो 3 थी इधर, 5 इस पे लगाई, इस पे पहले 6 थी, 5 इस पे इधर लगाई, क्योंकि सेंटर ऑफ मास को रेस्ट में लाया तो सेंटर ऑफ मास को रेस्ट में लाने के लिए इधर की तरफ मेरे को 5 लगाना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो सेंटर ऑफ मास की फ्रेम से देखूंगा तो इसके पास वेलोसिटी आनी चाहिए इधर, इधर की तरफ आ जाएगी। कितनी वेलोसिटी आएगी चेक करो, 3 था, 5 इधर लगाया तो 3 माइनस 5 माइनस 3 हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड से इधर जाता हुआ दिखाई देगा सेंटर ऑफ मास को। और ये 6 से जा रहा था, 5 इधर लगाया तो ये 1 से आता हुआ दिखाई देगा। और ये सब कब है, एट टी इक्वल टू 0 पर। अब सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट मान सकता हूँ जो रेस्ट में माना जाएगा, ठीक है। अब इस सिचुएशन को ध्यान से समझो कि सेंटर ऑफ मास को क्या पता चल रहा होगा कि एम मास का ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड से सेंटर ऑफ मास की तरफ आ रहा है। सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है और 2 एम मास का ब्लॉक भी 1 मीटर पर सेकंड से सेंटर ऑफ मास की तरफ ही आ रहा है और वो एक सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है जो फिक्स्ड है। तो क्यों ना ये सिचुएशन ऐसी बन सकती है क्या कि एक फिक्स्ड वॉल से एक सर्टेन लेंथ का स्प्रिंग एम मास का बंधा हुआ जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 हो जाएगा, और ये ऐसा कुछ हो गया, ये हो जाएगा 2m मास का ब्लॉक जो कि इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है। इसकी इनिशियल स्पीड कुछ गिवन है 2 मीटर पर सेकंड और इसकी इनिशियल स्पीड गिवन है 1 मीटर पर सेकंड, और ये t इक्वल टू 0 मोमेंट की ही बात है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट माना है मैंने, ये दोनों ही ब्लॉक अभी हम मान सकते हैं कि इंडिपेंडेंटली मोशन परफॉर्म कर रहे होंगे। दिस इज K2 गोइंग टू बी K2, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ K2 होगा क्या, ध्यान से समझिएगा। ये जो लेंथ है, क्या मैं ये L1 लेंथ निकाल सकता हूँ, क्या मैं ये L2 लेंथ निकाल सकता हूँ? तो ऑब्वियसली बात है, यदि मान लो इनिशियली स्प्रिंग दोनों ब्लॉक के बीच में या स्प्रिंग की लेंथ L गिवन है तो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस दोनों ही ब्लॉक से हम कुछ निकाल सकते हैं, मास के रेशो में निकल के आएगी। अगर मैं बोलूँ कि ये लेंथ आने वाली है अपनी सेंटर ऑफ मास का, आई थिंक वो कॉन्सेप्ट यदि आपको पता हो कि एक M1 मास हो एक M2 मास हो, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, तो ये डिस्टेंस दोनों के बीच में R है तो सेंटर ऑफ मास इधर से कितनी डिस्टेंस पे लाई करेगा, तो ये M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू R जैसा कुछ होता है। ओके, तो उस हिसाब से मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, देखिए समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा, आई विल पोस्ट सम वीडियो ऑन इट। ये जो डिस्टेंस निकल के आने वाली ये बनेगी अपनी 2/3L और ये डिस्टेंस बनने वाली है M/3, तो ये हो जाएगा L/3। ओके, उसके करस्पॉन्डिंग हम जानते हैं K जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। ओके, तो इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है K1 जो था ये K1 कितना बनने वाला है, K1 बनेगा अपना इसका L इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो आई थिंक ये 3/2 के हो सकता है क्या, और ये बन जाएगा K2 बनने वाला है सिंपली 3K। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा इस बारे में। ओके, K2 3K बनने वाला है। यदि ऐसा हो गया तो अब दूसरी बात आप समझिए, अच्छे ध्यान से समझिएगा इस बात को। ये दोनों ही ब्लॉक एक स्प्रिंग से बंधे हुए और मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो होगा क्या, ये इनिशियली 6 मीटर पर सेकंड वाला जो ब्लॉक था ये स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा था इधर, तो स्प्रिंग इसके ऊपर अपोजिट फोर्स लगाएगा, मतलब ये ब्लॉक कैसा हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है, और स्प्रिंग इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला वो पोलर उधर जा रहा है तो ये एक्सेलरेट होगा। तो एज ए रिजल्ट होने के वाला है, एक ब्लॉक रिटार्ड हो रहा है एक ब्लॉक एक्सेलरेट हो रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। दूसरा पॉइंट, स्प्रिंग फोर्स एक इंटरनल फोर्स होता है, इस पूरे को आप सिस्टम मान लो तो इसकी टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी। इसका मतलब यदि इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती चली जाए तो वो काइनेटिक एनर्जी दो जगह पर स्टोर मानी जा सकती है, एक तो इसकी काइनेटिक एनर्जी और एक इसमें इसमें पोटेंशियल एनर्जी। समझे आप लोग बात। तो जब एक ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी तो दूसरे ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इंटरनल फोर्स का एक्ट कर रहा है और वो अपोजिट सेंस में खेलेगा कि एक की वेलोसिटी मिनिमम होगी तो दूसरी की वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो वो जो बात थी ना, क्वेश्चन में पूछा था कि T1 एंड T2 आर द टाइम इंस्टेंट वेयर एक की वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई एक की वेलोसिटी मिनिमम हो गई। ओके, तो ये समझना है आप लोगों को, सेम इंस्टेंट ही रहेगी। तो एक बात तो यहाँ समझ में आती है कि T1 एंड T2 आर गोइंग टू बी सेम इंस्टेंट। ओके, मतलब T1 एंड T2 आर द सेम इंस्टेंट। ओके, तो अब मुझे ये पता करना है कि बस कि इसकी वेलोसिटी क्या पूछा था इसने, मैक्सिमम कब होगी।
एम मास के ब्लॉक की स्पीड मैक्सिमम कब होगी। तो पहले तो यही बताओ कि टी इक्वल टू 0 पर ये स्पीड मैक्सिमम स्पीड ही है क्या? बिल्कुल मैक्सिमम स्पीड है। ये पॉइंट हमेशा रेस्ट में रहने वाला है, तो ये एस एच एम परफॉर्म करेगा इस पॉइंट के अबाउट। तो ब्लॉक यदि मान लो मैक्सिमम स्पीड लेके चला है, मतलब ये अपनी मेन पोजीशन से चला होगा, एक्स इक्वल टू 0 पे चला होगा, क्योंकि इसमें अभी कोई कंप्रेशन नहीं है। अब ये ब्लॉक जाएगा, घूम के आएगा और वापस इधर जब आएगा तो सिंपल सी बात है, हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया होगा। तो मैक्सिमम स्पीड वापस होने का जो टाइम है वो इसका टाइम पीरियड जो होता है एस का उसका हाफ होने वाला है। और टाइम पीरियड ऑफ एस होता है 2 पाई रूट m/k। की जगह पर रख दूंगा k1। तो देखो जरा, और यही मेरा t1 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा पाई टाइम्स m, और k1 की जगह पे रख दूंगा मैं 3/2k। तो 3k, और ये बन जाएगा ऊपर 2m। ओके, तो t1 इतना बन गया। और t1 ही किसके बराबर है? t2 के बराबर है। तो क्वेश्चन में जो पूछा है उसने कि t1 माइनस 2t2 कितना हो जाएगा। तो समझिए जरा बात, ये t ही बनने वाला है। ओके, क्योंकि टी वन टी टू दोनों बराबर है, तो उसका डबल माइनस का तो माइनस में आएगा, लेकिन पॉजिटिव बन जाएगा। तो आंसर क्या बनने वाला है? पाई टाइम्स √2m/3k। आई होप सिचुएशन इज क्लियर। इसमें कुछ मैंने डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज़ किए हैं। डायरेक्ट मतलब रिजल्ट्स होते हैं जो हम याद रखते हैं कि भाई एक स्प्रिंग को यदि हम पर्टिकुलर लेंथ में काट दे तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा। यदि ये रिजल्ट प्लीज़ नहीं याद है या इसमें कन्फ्यूजन रहा हो तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट। आई विल डेफिनेटली पोस्ट a detailed video about this. Okay, so thank you.